हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। तो ये जो क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं वो डेली 10 मिनट शो स्टार्ट किए हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग सारे इस क्लास के बारे में संपूर्ण डिटेल बता दिए थे कि कब क्या पढ़ाएंगे। वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष को हम लोग वन लाइनर जीके में खत्म करेंगे। ये सारे एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा। जितने सारे क्वेश्चन करेंगे वो सारे एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसमें हम लोग सिर्फ वन लाइनर को जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष को खत्म करेंगे। इसके पिछले वीडियो हम लोग सिंधु और हड़प्पा सभ्यता को खत्म किए थे। तो ये जो डेली क्लास चलती है सिर्फ 10 मिनट का चलेगा। जो लोग को अभी नहीं पता है उनको बता देना चाहते हैं कि ये क्लास डेली यूट्यूब पे आपको जी अकेडमी 24 पे 10 मिनट का शो का चलेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी प्राचीन इतिहास का कराया जाएगा, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, सारे हिस्ट्री का यहाँ पे टॉपिक 10 मिनट में कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। तो चलिए हम लोग इसे भी 10 मिनट में देखते हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके लास्ट में बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम लोग सिर्फ 10 मिनट में ही एक टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए, वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, वह कौन सा राजवंश था जो मगध साम्राज्य पे शासन नहीं किया था? तो वह गुप्त था। गुप्त ने मगध साम्राज्य पे शासन नहीं किया था। नेक्स्ट है, वह महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो यह गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। आप लोग याद रखिएगा, 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट है, वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है उसे क्या कहते हैं? जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है उसको हम लोग अंगुत्तर निकाय कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है उसे हम लोग अंगुत्तर निकाय कहते हैं। प्रारंभ में राजगाह को आधुनिक किसके राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी? तो प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक व बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी क्या थी? याद रखिए आप लोग, मगध की राजधानी राजगीर थी, राजगृह। नेक्स्ट, राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो वह वैशाली है। आप लोग याद रखिएगा, राजशाही राज्यों में से एक वैशाली नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। मिहिर भोज शासक थे। मिहिर भोज शासक कौन थे? तो ये प्रतिहार वंश के थे। मिहिर भोज शासक प्रतिहार वंश के थे। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो यह सिकंदर ने किया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक
शाक्य थे। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो यह झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। 326 ईस्वी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, तो वह उदयन था। उदयन ने हर्यक वंश का वह शासक जो अजातशत्रु पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, वह उदयन था। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए। महाजनपदों के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? वो क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। महाजनपदों के राजाओं ने किले सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनवाए थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति कहाँ में की गई थी? तो उनका जो नियुक्ति है वह बिंबिसार के दरबार में की गई थी। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। 16 शक्तिशाली महाजनपद कहाँ में मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में मौजूद थे। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था। वो क्या कहलाता था? तो वह गण या संघ दोनों कहलाता था। वह गण या संघ कहलाता था। नेक्स्ट है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ जो वह किसके भक्त थे? जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नैनारों ने नेतृत्व हुआ था वह शिव के भक्त थे। जैन धर्म के पहले तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थक ऋषभ देव थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखने गए थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखने कौन गए थे? किस भाषा में लिखने गए थे? तो पाली भाषा में लिखने गए थे। वह शासक जिसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था उसको कनिष्क कहते हैं। वह शासक जिसके शासन काल में दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था उसे कनिष्क कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे स्तूप शब्द संबंधित है। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है उसको क्या कहते हैं? उसको मृत्यु कहते हैं। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश में नृत्य का एक रूप क्या है? तो एक रूप छम है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियों अस्तित्व में थी? तो यह 16 महान शक्तियों अस्तित्व में थी। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसको जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया, इसको एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। इसको किस रूप में जाना जाता है? इसको बुद्ध के रूप में जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया को बुद्ध के रूप में जाना जाता है। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म की संप्रदाय से जुड़ी हुई है। आप लोग याद रखिएगा, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है।
भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है। जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था पाली कैनन, वह किसका मूल ग्रंथ है? तो वह बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट, वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक रूप में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, वह उसको हम लोग जैन समुदाय कहते हैं। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव अनुयायी थे, तो वह बसवात्रा के अनुयायी थे। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसको कहाँ में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजन पाटलिपुत्रा में की गई थी। 4 महान सत्य की अवधारणाएं कौन है? तो 4 महान सत्य की अवधारणाएं बौद्ध धर्म की है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध का ज्ञान का जो प्राप्ति है वह बोध गया में हुआ था और पीपल के पेड़ के नीचे। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन में भी रह सकता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके सामने और लुम्बिनी भी रहेगा और बोध गया रहेगा। तो आप बोध गया में नहीं मारिएगा, आप लोग को लुम्बिनी में मारना है। अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछे तो गया बोध गया मारना है। नेक्स्ट है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जैन धर्म से संबंधित है। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था, उस भगवान महावीर का जो जन्म है वह किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार राज्य में हुआ था। वह धर्म जिसके त्रिछुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, तो ये बौद्ध धर्मों में किया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध त्रिछुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ में स्थित है? तो बौद्ध त्रिछुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा बिहार में ही स्थित है। तो हम लोग आज का टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख सकते हैं क्या करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वो भी 10 मिनट में इसका सारा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य का कल क्लास होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और PDF इसका लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।